नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ देश की दो बड़ी घटनाओं को लेकर। पहली घटना जो कल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पता चली, जिसको लेके कि आज देश के तमाम बिजनेस न्यूज़पेपर्स में तो प्रमुखता से जगह मिली है, लेकिन टीवी चैनलों में और हिंदी मीडिया में उस घटना को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। घटना थी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने और उनकी बेंच ने सीबीआई को आदेश दिया कि हिंदुस्तान जिंक मामले में जो जांच बंद कर दी गई थी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, उसको फिर से खोला जाए, प्राथमिकी दर्ज किया जाए और उस पूरे मामले की विस्तृत जांच किया जाए और जांच की जो प्रगति है उसको कोर्ट में लगातार कोर्ट को उससे अवगत कराया जाए, उसको अपडेट किया जाए। दूसरी घटना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है और उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगते हुए वायदा किया है कि इसी महीने जो संसद की सत्र होने जा रहा है, उस संसद के सत्र में उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हम सब जानते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को लेके देश के किसान लगभग 11 महीने से आंदोलित हैं और किसानों के इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसमें फूट डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। किसान आंदोलन में शामिल लोगों को देशद्रोही कहा गया, किसान आंदोलन में शामिल लोगों को आंदोलनजीवी कहा गया, किसान आंदोलन में शामिल लोगों को खालिस्तानी समर्थक कहा गया, किसान आंदोलन में शामिल लोगों को मवाली कहा गया, किसान आंदोलन में शामिल लोगों को एक धर्म और एक जाति विशेष से जोड़कर देखने की कोशिश की गई। इस पूरे अभियान में और इस पूरे हम कहें कि कैंपेन में हमारे देश की मीडिया भी काफ़ी हद तक शामिल थी और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने में, किसानों को बदनाम करने में, किसान हितों के खिलाफ काम करने में पूरी तरह से शामिल था। और मीडिया की अगर चली होती और किसान आंदोलन को कमज़ोर करने वालों की अगर चली होती तो किसान आंदोलन शायद लगभग 11 महीने तक पूरे शिद्दत, पूरी कमिटमेंट के साथ नहीं चला होता। तो ये निश्चित रूप से एक दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन, सत्याग्रह के आधार पर चलने वाला आंदोलन शायद ही कम देखने को मिले। इसलिए किसान आंदोलन में जो लोग भी शामिल थे, किसान आंदोलन के समर्थन में जो लोग भी शामिल थे, उन लोगों ने हम कहें तो एक बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाने में, सत्याग्रह के महात्मा गांधी के उस सिद्धांत को बचाने में और सत्यमेव जयते के उस गीता का जो वाक्य है उसको सही साबित करने में। और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी खुद आज देश की जनता के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को ख़त्म करने का ऐलान किया। अब संसद के सत्र में सरकार की तरफ से एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव के जरिए जो तीनों कृषि कानून बनाए गए थे उसको समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब सरकार को पता था कि कृषि कानूनों को लेके किसानों के मन में आशंका है, कृषि कानूनों को लेके किसानों के मन में डर है, कृषि कानूनों के प्रति किसानों के मन में नाराज़गी है, तो आखिर क्यों इस कानून को जबरन पास कराया गया, इस बिल को, और उसके बाद जबरन किसानों पर थोपने की कोशिश की गई।
दूसरा सवाल ये है कि जो लोग भी इन तीनों कृषि कानूनों को जायज़ ठहराते रहे, जो लोग भी अधिकारी और जो भी जांच एजेंसियां इन तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में ठहराती रहीं, क्या उनकी जवाबदेही भी तय होगी? कि जब खुद प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि किसान इन तीनों कानूनों को लेकर नाराज हैं और किसान इन तीनों कानूनों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इस तरह के कानून बनवाने वालों की भी कोई जवाबदेही तय होगी? क्या इन कानूनों के चलते लगभग 11-12 महीने में देश के जो क्षति हुई है, आर्थिक क्षति हुई है, सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है, उसकी भरपाई होगी? क्या इसके लिए कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना के इसकी जांच कराई जाएगी कि इस आंदोलन के चलते कितने किसान शहीद हुए? किसानों की अगर माने, किसान नेताओं की बातों पर अगर भरोसा किया जाए तो माना जाता है कि लगभग 700 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। तो क्या सरकार की तरफ से किसान आंदोलन के शहीद, किसान आंदोलन के विक्टिम, किसान आंदोलन के चलते जो अपना घर परिवार छोड़ के दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, उनकी भरपाई की जाएगी? क्या ऐसे लोगों के जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए जो कि आनन फानन में बगैर सबको भरोसे में लिए इस तरह के कानून बनाने की राय दिए थे? ये अहम सवाल है। और इसके साथ ही ये भी अहम है कि किसानों ने जो बाकी मांगें रखी हैं, जिसको लेके कि आज भी किसान नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो साफ है। उनका ये कहना है कि एमएसपी के बारे में क्या होगा। कई तरह के कृषि कानूनों में, कृषि व्यवस्था में जो सरकार ने पिछले 7 वर्षों में धीरे धीरे करके संशोधन किया है, उनका क्या होगा। सीड बिल एक जो आने वाला है, उसके बारे में सरकार के क्या नज़रिया होगा। और इसके साथ ही किसान ये भी चाहते हैं कि जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते हैं नए प्रस्ताव लाकर संसद में, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपना धरना जारी रखेंगे। तो अब देखना है कि सरकार अगला क्या कदम उठाती है। जो भारत सरकार की तरफ से बयान जारी हुए हैं, जो सरकारी एजेंसियों की तरफ से बताया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने एमएसपी के बारे में एक हाई पावर कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की जो बाकी समस्याएं हैं उस पर वही हाई पावर कमेटी विचार करे और एक अपनी राय दे और उस रिपोर्ट पर सरकार निर्णय लेगी। अब देखना है कि हाई पावर कमेटी कब बनती है, उसमें कौन लोग शामिल किए जाते हैं। कहा तो ये भी गया है कि उसमें किसान संगठन के लोग भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन क्या वे किसान संगठन के लोग शामिल किए जाएंगे जो कि अब तक इन 3 कृषि कानूनों को ऐतिहासिक बताने में लगे थे? क्या वे किसान संगठनों के लोग शामिल किए जाएंगे जो वे अब तक इन 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रहे थे? क्या वे कृषि संगठनों के लोग शामिल किए जाएंगे जिन्होंने कि इन 3 कृषि कानूनों को एक्सेप्ट करने संबंधी एक प्रस्ताव कृषि मंत्री से मिलके साइन किया था और सार्वजनिक तौर से बयान दिया था? या वे लोग शामिल किए जाएंगे जो सचमुच किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, किसानों की समस्याओं के लिए संघर्षरत हैं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं? अभी सरकार को तय करना है, आने वाले दिनों में इसका स्वरूप तय हो जाएगा। जो मौजूदा सरकार के विरोधी दल हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए जो विधानसभाओं में होने हैं अलग अलग राज्यों में, सरकार डरी हुई थी। सरकार को लग रहा था कि जिस तरह से पिछले बाई इलेक्शंस में सरकार को किसानों के नाराज़गी का सामना करना पड़ा है, शायद आने वाले विधानसभा चुनावों में भी सरकार को किसानों की इस नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़े।
और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से आज जो ऐलान किया गया है वह एक तरह से डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, नाराज़ किसानों को मनाने की, बीजेपी का राजनीतिक नुकसान बचाने की और अपनी छवि सुधारने की। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के आंदोलन के सामने सरकार झुक गई है। प्रधानमंत्री के ऐलान पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद में प्रस्ताव लाके इस कानून को रद्द नहीं किया जाता है। और कमोबेश इसी तरह की राय किसान नेताओं की भी है जो आंदोलन में शामिल हैं। अब इसका भी खुलासा 1-2 दिन में हो जाएगा कि किस रूप में सरकार इस पूरे मामले को आगे लेकर जाना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही जहां एक तरफ पूरे विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री और भारत सरकार पर और तीखे हमले शुरू हो गए हैं, वहीं सरकार के मंत्रियों, नुमाइंदों, एजेंसियों, सरकार के पक्ष में मुहिम चलाने वाले कुछ मीडिया घरानों और साथ में अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी बयान जारी करके प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, स्वागत कराया जा रहा है। अब किसका बात सच है, इसका कितना राजनीतिक असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, ये तो जब इन राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे तब कहा जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि शायद इसका अंदाज़ा खुद प्रधानमंत्री को भी लग गया था कि इन तीनों कृषि कानूनों को लेके किसानों के मन में जो नाराज़गी है वो बदस्तूर जारी है और तमाम कोशिशों के बावजूद उसको कम करने में सरकार विफल रही है। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री को सुबह 9 बजे ऐलान करना पड़ा। दूसरा, मैंने चर्चा की शुरुआत में ही आप लोगों से बात की थी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के उस बेंच के निर्देश का, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी सीबीआई को फिर से जांच करने के लिए और पी दर्ज करके मुकदमा उस पर विस्तृत जांच आख्या सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने को कहा है। वो मामला है सरकारी कंपनी हिंदुस्तान जिंक का शेयर बेचने का। और यह शेयर तब बेचा गया था जब देश में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और ये दावा किया जाता रहा है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में करप्शन का जो लेवल था वो 0 था और 0 टॉलरेंस के सिद्धांत पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी। लेकिन ये भी सच है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही देश में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने के लिए, उनकी हिस्सेदारी डिसइन्वेस्ट करने के लिए एक अलग से डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया था और उस मंत्रालय के जरिए पब्लिक सेक्टर के तमाम अंडरटेकिंग को निजी घरानों के हाथों में सौंप दिया गया। उसी में से एक मामला ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, जिसका लगभग 26% शेयर ये अनिल अग्रवाल एक कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी कंपनी को बेचा गया था। और माना जा रहा है कि जिस समय 26% की हिस्सेदारी अनिल अग्रवाल की कंपनी को देने का निर्णय हुआ था और उस समय जब उस हिंदुस्तान जिंक का वैल्यूएशन कराया गया था तो उसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई गई थी। हजारों करोड़ की संपत्ति बहुत कम रुपए में उसका मूल्यांकन किया गया और उस आधार पर उसका 26% शेयर अनिल अग्रवाल की कंपनी को बेचने का निर्णय ले लिया गया था। मामला सीबीआई में पहुंचा था और सीबीआई ने शुरुआती दौर में एक प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती दौर में सीबीआई को जो आरोप लगे थे उसमें काफ़ी कुछ सच्चाई दिखाई दी, लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से और उच्च पदस्थ अधिकारियों के दखलंदाजी के चलते उस पी पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई और मामला दबा दिया गया।
वह फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में आया। कुछ संगठनों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उसी पर सुनवाई करते हुए चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने कल एक ही निर्देश जारी किया कि इस मामले की फिर से जांच किया जाए और जांच रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाए। माना जा रहा है कि अगर ये मामला ठीक से इसकी जांच हो गई तो अटल जी के सरकार में शामिल तमाम बड़े अधिकारी, उस समय के मंत्री इसकी जांच के घेरे में आ जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका, उसमें साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ये इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर की बिक्री में गोरख धंधा किया गया था, बेईमानी की गई थी, किकबैक लिया गया था। तो ये दो बड़े मामले थे जिसको लेके मैंने सोचा कि आप लोगों से मुखातिब हुआ जाए और आप लोगों को इन दो महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया जाए, आप लोगों को अपडेट किया जाए। आगे फिर अगर कोई घटना होती है देश में और दुनिया में तो हम आपसे मुखातिब होंगे और आप लोगों को घटना के बारीकियों, घटना के तह तक जाके उसके विश्लेषण से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।